गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी के दौर में सभी बचे हुए होंगे। अब देखिए, जब हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर है जो कि EL 207 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़कर आ चुके हैं। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक्स पर अगर हम बात करें तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया है कि हम माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, हमें क्या क्या नीड होती है किसी माइक्रो प्रोसेसर को यूज करने की। जो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें देखिए जो है हमारे कंप्यूटर है, चाहे हमारे प्रोसेसर हो, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे पीसी हो, कोई भी डिवाइस हो, सभी प्रोसेसर के ऊपर निर्भर करती हैं। तो अगर हमें उनकी फंक्शनिंग समझनी है तो हमें माइक्रो प्रोसेसर को समझना ज़रूरी है कि प्रोसेसर होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली क्या चीज़ होती है। यही सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस जो सब्जेक्ट है वो आप कोड EL 302 में पढ़ोगे। सब्जेक्ट का नाम है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जो आप पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं वो आप पढ़ के आए 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल ने बनाया था। उसी का नेक्स्ट वर्जन है, एडवांस वर्जन है 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो कि आप इस सेशन में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट यूनिट की बात हम करते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस की, तो फर्स्ट यूनिट है हमारी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, उसके रजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लैग्स क्या होते हैं, साथ ही उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के मोड कौन से ऑपरेशन के मोड होते हैं, 8085 के साथ कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। जो सेकंड हमारी यूनिट है वह है 8086 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग। 8086 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो कि हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इसमें 8085 के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आ गए हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी होते हैं इसके अंदर। साथ ही किस तरीके से हम कोई प्रोग्राम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि सिस्टम बस टाइमिंग क्या होती है। सिस्टम बस टाइमिंग होती है कि मेमोरी से अगर हम डेटा को प्रोसेसर के अंदर लाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए तो किस तरीके से, किस सीक्वेंस में वो डेटा आता है, उसको हम ड्रॉ करके सीखेंगे सिस्टम बस टाइमिंग। आप लोगों को बेसिक आइडिया इसका है जो कि हमने 207 में पढ़ लिया है कि सिस्टम बस टाइमिंग किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, साइकिल्स इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे ड्रॉ की जाती हैं। जो थर्ड यूनिट है वो हमारी है इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स। इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र स्कीम में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनपुट आउटपुट स्कीम हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी से और इनपुट आउटपुट के बीच में। जो बेसिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो एक तो पढ़ेंगे प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आईओ मैप्ड और मेमोरी मैप्ड स्कीम पढ़ेंगे। साथ ही सेकेंडरी हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। थर्ड टाइप का जो हम डेटा ट्रांसफ़र स्कीम पढ़ेंगे वो है इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफ़र, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरप्ट प्रोसेस क्या होते हैं 8086 के अंदर, NMI क्या होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स क्या होते हैं, मल्टीपल इंटरप्ट्स उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से हम इंटरप्ट को इनेबल, डिसेबल और मास्क करते हैं। ये इनेबल करना, डिसेबल करना और मास्क करना किसी भी इंटरप्ट को आप लोगों को बेसिक आइडिया है 8085 का। अगर आप लोगों को नहीं है तो एक बार आप 8085 को थोड़ा सा रिवाइज़ करके आना। एक तो फर्स्ट यूनिट रिवाइज़ करना इस लेक्चर को देखने से पहले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि प्रोसेसर में एक्चुअली किस तरीके से हम प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से उसकी वर्किंग को हम देखेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इसमें। जो फोर्थ यूनिट है हमारी वो है पेरिफेरल डिवाइस एंड देयर इंटरफेसिंग विद 8085, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम पेरिफेरल डिवाइस को किस तरीके से इंटरफेस करते हैं। जो हम बेसिक पेरिफेरल डिवाइस यहाँ पढ़ेंगे, हम फर्स्ट डिवाइस पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8255, यानी 8255 डिवाइस एक्चुअली क्या होती है, क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं और उसको 8085 के साथ किस तरीके से हम इंटरफेस करते हैं। जो सेकंड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे DMA कंट्रोलर क्या होता है, जो कि है 8257। थर्ड हम पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC क्या होता है, 8259 क्या होती है, उसको किस तरीके से हम 8085 के साथ इंटरफेस करते हैं। फोर्थ हमारी डिवाइस है प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस 8251।
नेक्स्ट हमारे डिवाइस हैं प्रोग्रामेबल टाइमर 8253 क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। सिक्स्थ पे हम पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इंटरफेस किस तरीके से किया जाता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। फिर लास्ट इस यूनिट में हम पढ़ेंगे CRT कंट्रोलर क्या होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंट्रोलर क्या होते हैं, फ्लोपी डिस्क कंट्रोलर क्या होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। फिफ्थ यूनिट हमारी कैरी करती है बस स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। 2 टाइप के बस स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे, RS 232C और IEEE 488 पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत पुराने स्टैंडर्ड्स हैं, कब आए थे, कि सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं या पैरेलल कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके से डेटा को कैरी करते हैं, ये हम पढ़ेंगे बस स्टैंडर्ड्स में। 6th यूनिट हमारी है इंट्रोडक्शन टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है हमारा एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, तो हम इसमें बेसिक जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर की फर्स्ट जो फैमिली हम पढ़ते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ रहे हैं, क्या उसकी एडवांटेज होती है, क्या उसकी डिसएडवांटेज होती है माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, मेमोरी का साइज़ क्या होता है, कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं 8051 में, और उसका दोनों का माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का कंपैरिजन जो कि यूनिट के अंदर आ गया। ये हम स्टार्ट करने से पहले कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड कंट्रोलर्स क्या होते हैं। ये हमारी टोटल 6 यूनिट्स कैरी करेंगी जो कि हम इस ईयर में पढ़नी है आप लोगों को, 3rd ईयर में। जब हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल्स इसके अंदर टोटल 7 प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ 8086 ट्रेनर किट, कि 8086 ट्रेनर, क्योंकि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक कि 8086 अगर हमें किट को पढ़ना है तभी हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है कि 8086 ट्रेनर किट क्या होती है। सेकंड के अंदर हैं हमारे बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो कि हम 8086 का यूज़ करके विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स करेंगे जो कि लैब में हम कैरी करेंगे, जैसे कि इमीडिएट ऑपरेंड्स को कैसे रजिस्टर मेमोरी में स्टोर करते हैं, रजिस्टर मेमोरी से आपस में डेटा कैसे एक्सचेंज करते हैं, टू कंटेंट्स ऑफ 2 मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को कैसे एक्सचेंज करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं 8086 में, ओड इवन डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, सब रूटीन्स कैसे वर्क करती हैं 8086 में, किसी भी ASCII कोड को पैक्ड BCD में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोग्राम्स हम लैब में करेंगे। साथ ही थर्ड हमारा जो प्रोग्राम वो है इंटरफेसिंग 8255 विद 8085। 8255 आपके सिलेबस में उसको कवर करेंगे और उसको किस तरीके से हम 8085 के साथ इंटरफेस करते हैं, ये प्रोग्राम हम इस 3rd नंबर का प्रोग्राम है। फोर्थ है हमारा इंटरफेसिंग एनालॉग टू डेसिमल कन्वर्टर विद 8085, और नेक्स्ट हमारा इंटरफेसिंग DAC विद 8085 की ADC और DAC को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्यों ऐड करने की हमें ज़रूरत होती है, क्यों उसको इंटरफेस करने की ज़रूरत होती है, किस तरीके से हम उसको इंटरफेस करते हैं, स्टेपर मोटर को 8085 के साथ किस तरीके से इंटरफेस किया जाता है। ये जितने भी प्रोग्राम है 3rd से लेकर 7th तक ये सारे हमारे 8085 के ऊपर डिपेंड हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट में जब हम 8086 पढ़ेंगे तो आप लोगों को 8085 की नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपको 8085 प्रॉपरली आता है, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने ही लिया है 8085 207 EL 207 सब्जेक्ट मैंने लिया है, इसलिए मुझे पता है मैंने आप लोगों को कैसे पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले समझाए थे कि माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक के बारे में जो समझाए थे वो अब यहाँ पर रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट यूनिट से, जो कि है 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। EL 302 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसके बारे में हम हमारी फर्स्ट यूनिट होगी जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारा पिन डायग्राम कंप्लीट हो जाए। जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को बेसिक जानने के बाद सबसे पहले हम उसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर आप आगे उसका हम इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले ई क्लास ले चुकी हूँ, इसलिए जो लोग ई क्लास में नहीं थे, जो प्रेजेंट थे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं थे वो प्लीज़ यहाँ से कवर कर लीजिए। कंटेंट ऑफ यूनिट, जो हमारे सिलेबस में जो यूनिट दिए जो अभी हमने कवर किए, ये हमें 5 टॉपिक इसमें कवर करने हैं कि इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है 8086 का, किस तरीके से बस
आज का हमारा लेक्चर है वो है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और क्या उसका पिन डायग्राम होता है। ओके, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो हमारी 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें हमें क्या कवर करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट आर्किटेक्चर हमें कवर करना है, देन हमें कवर करना है कि किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। 8086 में 2 मोड में वर्क करता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8088 के साथ 8086 को कंपेयर करेंगे कि दोनों प्रोसेसर में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। 8088 8086 का एडवांस वर्जन। ओके, जो हम स्लाइड में आज कवर करेंगे वो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे कौन कौन से स्टेज में हुआ था। फिर है 8086 का इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे पिन डायग्राम और सिग्नल्स। हो सकता है कि आज से सिर्फ ये 4 टॉपिक ही कवर हो पाएँ, क्योंकि थोड़ा पिन डायग्राम बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ पिन डायग्राम तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, मेमोरी सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, एड्रेसिंग मोड क्या होता है, कंपैरिजन विद 8088, ये हम कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर में। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्लस प्रोसेसर, यानी एक ऐसी डिवाइस जो माइक्रो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। The word comes from the combination of micro and processor. Processor means a device that process numbers, especially बाइनरी नंबर्स, दैट इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस, कि एक ऐसी डिवाइस जो 0 और 1 के ऊपर वर्क करती है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। अब अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो डेफिनेशन देखिए माइक्रो प्रोसेसर की ये होती थी कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डिजिटल डेटा एज इनपुट। डिजिटल डेटा में हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डेटा पर ही वर्क करता है, जिसमें 0 और 1 का सीक्वेंस होता है, जो कि एक डिजिटल डेटा का एक टाइप होता है। ठीक है, प्रोसेस इट, कि डिजिटल डेटा को अपने पास एक्सेप्ट करता है, देन उसके ऊपर प्रोसेस करता है, एंड देन इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। की मेमोरी में जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट हमें प्रदान करता है। ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, प्रोग्राम कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस विच फेसेस which faces data program memory decodes and execute instructions। कि एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि मेमोरी में स्टोर डेटा को फैच करती है, उसको डिकोड करती है एंड देन एग्जीक्यूट करती है। अगर आप लोग 8085 का रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि एक ब्लॉक डायग्राम अगर हम पढ़ते थे तो सबसे पहले एक होता था प्रोसेसर का, हमारा एक होता था प्रोसेसर के अंदर हमारा होते थे सीपीयू जो कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू होती थी और टेम्परेरी रजिस्टर होते थे। मेमोरी हमारी एक सेपरेट यूनिट होती थी। माइक्रो प्रोसेसर में जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेस एएलयू कंट्रोल यूनिट के अंदर, प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। मेमोरी सेपरेटली दी हुई होती है, तो क्या करना होता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो जब भी अगर हमें कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो हमें मेमोरी से फैच करके वो प्रोसेसर के अंदर उस प्रोग्राम को लाना पड़ता है, उस इंस्ट्रक्शन को लाना पड़ता है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है प्रोसेसर, डेटा को फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, क्योंकि जो भी हम मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, बाइनरी फॉर्म में। वो एक कोड होता है, सब जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सभी का कुछ ना कुछ एक कोड होता है, जिसे हम बोलते थे कि ऑप कोड होता है, ऑपरेशन कोड होता है। उस ऑपरेशन कोड को डिकोड करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है कि उसे ऑपरेशन क्या करना है, जो उसके पास डेटा है बाइनरी डेटा, उस डेटा के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर को क्या ऑपरेशन करना है, उसको अंडरस्टैंड करने को बोलते हैं डिकोड करना। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इंस्ट्रक्शन को। ये 3 प्रोसेस होते हैं, किसी भी प्रोसेसर में ये तीनों प्रोसेस रिपीट किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड एज CPU इन कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स में जो CPU होता है वो प्रोसेसर ही होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, आज के टाइम में एडवांस जो पेंटियम प्रोसेसर आ गए, उसके भी एडवांस वर्जन आ गए। एक्चुअली जो सबसे फर्स्ट प्रोसेसर इंटेल ने किया था वो 4004 था, जो कि एक ज़्यादा सफल प्रोसेसर नहीं था।
सबसे फर्स्ट जो बहुत सफल प्रोसेसर हुआ था, जो एक फेमस प्रोसेसर हुआ था 8085, जिसके ऊपर फंक्शनिंग की गई थी 8085 के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेसर आया था उसका एडवांस वर्जन था 8086 प्रोसेसर। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है, उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक रिकॉल करने के लिए कि आप लोगों ने 207 में पढ़ा है, उसकी हिस्ट्री पढ़ी है माइक्रो प्रोसेसर की, उसी को रिकॉल करने के लिए। जो फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए थे वो 1971 से 73 के बीच में आए थे, जो कि पीमोस टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, TTL के साथ कॉम्पिटेबल नहीं थे। पहला प्रोसेसर आया था वो 4 बिट प्रोसेसर आया था, इंटेल 4004 प्रोसेसर आया था। स्पीड भी नहीं थी, डेटा एग्जीक्यूट करना भी क्योंकि एक साथ 4 बिट हम सिर्फ एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, ना स्पीड थी ना कुछ, मतलब हम बहुत ज़्यादा हमारे पास उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के सेट थे कि हम परफॉर्म कर पाएँ। तो उसी के लिए एक एडवांस वर्जन जो प्रोसेस ड्यू टू और पिन्स भी फिक्स थी, क्योंकि शुरू में जो 4 बिट प्रोसेसर आया था उसके अंदर सिर्फ 16 पिन थी और सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स नहीं कि सिग्नल्स को किस तरीके से मल्टीप्लेक्स किया जाए, ये कोई इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो उसी का नेक्स्ट वर्जन हमारे पास आया था, सेकंड जनरेशन प्रोसेसर्स आए थे। सेकंड जनरेशन प्रोसेसर्स में हमारे पास आया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 8 बिट का प्रोसेसर था, एनमोस टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोसेसर है, 40 पिन का प्रोसेसर था। ये एक ग्रेट सक्सेस था हमारे प्रोसेसर की हिस्ट्री में, माइलस्टोन था कि जो कि एक पहला प्रोसेसर जो जब से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। थर्ड जनरेशन प्रोसेसर जो कि हम पढ़ेंगे वो है हमारा इंटेल 8086 प्रोसेसर। ये एक 16 बिट प्रोसेसर है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं ना 8 बिट प्रोसेसर है, 4 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट प्रोसेसर है, एक्चुअली मतलब क्या है 16 बिट प्रोसेसर का? 16 बिट प्रोसेसर का अर्थ है कि ये एक साथ 16 बिट को प्रोसेस कर सकता है, उसके अंदर 16 बिट प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है, एक साथ 16 बिट के ऊपर ऑपरेशन कर सकता है, यानी डेटा बस का साइज उसका 16 बिट होता है, इसलिए उसका नाम है 16 बिट प्रोसेसर। ठीक है, एचमोस टेक्नोलॉजी पर आधारित था, 40 पिन प्रोसेसर है 8086, इसी के एडवांस वर्जन 48 पिन और 64 पिन प्रोसेसर भी आए हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 8085 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे। जो 8085 में हमने इतने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को कम कर दिया है 8086 प्रोसेसर में। इनपुट आउटपुट पोर्ट की एड्रेसिंग बढ़ गई है, मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ गई है। हम 64 KB मेमोरी को एक्सेस कर पाते थे 8085 में, हम यहाँ पर 8086 में 1 MB मेमोरी को एक्सेस कर सकेंगे। फोर्थ जनरेशन प्रोसेस जो कि हमारा इंटेल 80386 प्रोसेसर है, ये फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर था। स्पीड बढ़ गई है, जैसे जैसे प्रोसेसर का एडवांसमेंट होता जाता है स्पीड और मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली उसकी बढ़ती जाती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर जो कि पेंटियम प्रोसेसर है, 2000 के आसपास आई थी। इनकी ऑब्वियसली स्पीड बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर होते हैं, जो कि अभी हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में पेंटियम के भी एडवांस वर्जन यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का। अभी जो हम स्टार्टिंग की स्लाइड्स हैं सिर्फ हम प्रोसेसर को रिकॉल कर रहे हैं कि प्रोसेसर एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से उसमें फंक्शन होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है। उसके बाद हम 8086 की बेसिक्स पर आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट यूनिट हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करती है? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और ये सारे ऑपरेशन ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं। एक रजिस्टर, अगर हम 8085 की बात करें तो एक रजिस्टर तो एक्यूमुलेटर होता था, दूसरा रजिस्टर होता था टेम्परेरी रजिस्टर। इसलिए देखिए इसके साथ यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर के साथ एरो लगा हुआ है, क्योंकि ALU के अंदर जो भी इनपुट आता है वो 2 रजिस्टर से आता है। 2 रजिस्टर के 2 वैल्यूज़ के ऊपर हम ऑपरेशन करके फिर हम रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करते थे। साथ में फ्लैग रजिस्टर लगे हुए जो कि इस रिजल्ट का स्टेटस बताते थे कि क्या उस समय कैरी है, साइन कैसा है, कंप्लीट रिजल्ट 0 तो नहीं है, AC के स्टेटस क्या है, ये सारे स्टेटस बताने के लिए हम फ्लैग रजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, वेरियस कंडीशंस ऑफ द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड एज स्टेटस बिट कॉल्ड फ्लैग इन द फ्लैग रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट है इंटर रजिस्टर एरिया इंटरनल मेमोरी। जो इंटरनली रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो इंटरनली
जो इंटरनली रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उनके अंदर हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं। जब भी हमें डेटा मेमोरी से उठा के हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाते हैं तो हमें उस डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जो कि हम कहाँ स्टोर करते हैं, इंटरनल रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, देखिए रजिस्टर डेटा बस से कनेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है हमारी पीसी या आईपी, प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर अगर आप रिकॉल करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता था कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिस लोकेशन से आएगा उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर होता था प्रोग्राम काउंटर के अंदर। 8086 में एड्रेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, 2 रजिस्टर, क्योंकि हमारे पास 8086 में 20 बिट का एड्रेस होता है, तो 20 बिट का इफेक्टिव एड्रेस हम जनरेट करते हैं। जनरेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो कि किस तरीके से जनरेट किया जाता है। कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलके वो एड्रेस जनरेट करते हैं 20 बिट का, जहाँ से डेटा आना है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट पढ़ेंगे, उस समय हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर किस तरीके से एड्रेस जनरेट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग यूनिट। जब हम मेमोरी से उठा के उस इंस्ट्रक्शन को या उस डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ले आते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि वो एक ऑपरेशन का कोड होता है, एक बाइनरी पैटर्न होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर को हमने इनपुट दिया कि हमें एडिंग करनी है, 2 डेटा को, 2 बिट्स को ऐड करना है, 2 डेटा को, दिए गए डेटा को ऐड करना है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में ऐड के लिए जो आया है वो एक ऑपरेशन का कोड आया है, जो कि एक बाइनरी पैटर्न है। उस बाइनरी पैटर्न को माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उसको डिकोड करता है। तो ये डिकोडिंग की जाती है डिकोडिंग यूनिट के अंदर। फिर डिकोडिंग करने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होती है जो कि कंट्रोल करती है सारी फंक्शंस को, सबकी टाइमिंग को, क्लॉक की टाइमिंग को, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रहा है, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कौन किस पे डिपेंड करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पे। जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। कि जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर से कोई बाहर की डिवाइस इंटरफेस करते हैं तो उनके इंटरेक्शन को या उनके इंटरफेस को भी हम किसके द्वारा, टाइमिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये अब हमारा आ गया कि हमारे एक्चुअल में यहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इट वॉज फर्स्ट 16-bit प्रोसेसर रिलीज्ड बाय इंटेल इन ईयर 1978। कि 1978 में इंटेल ने इसे रिलीज़ किया। तो ये पहला 16 बिट का एक प्रोसेसर है। फर्स्ट स्टार्टिंग में जब इसको मैन्युफैक्चर किया था तो एचमोस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। अब एचमोस थर्ड टेक्निक के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब सिर्फ हमें इसे लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस होता है, सभी जगह सिलेबस होता है। अगर हमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स को समझना है तो हमें पहले बेसिक माइक्रो प्रोसेसर 80, 85, 86, 808, 386 इन प्रोसेसर्स को समझना पड़ता है, तभी हम एडवांस वर्जन के प्रोसेसर को समझ सकते हैं। इसलिए हमें बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है 80, 85 और 86 माइक्रो प्रोसेसर को। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 20,000 ट्रांजिस्टर 40 पिन DIP 5 वोल्ट सप्लाई। की लगभग 30,000 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। 40 पिन के ड्यूल इन लाइन पैकेज इसका IC है, 5 वोल्ट सप्लाई पे वर्क करता है। डज नॉट हैव इंटरनल क्लॉक। इंटरनल कोई क्लॉक नहीं होती है, एक्सटर्नल क्लॉक सप्लाई दी जाती है, जो कि एक एसिमेट्रिक क्लॉक होती है विद 33% ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होती है कि जितने एक किसी भी वेव फॉर्म, अगर हम स्क्वायर वेव फॉर्म की बात करें तो जितने टाइम के लिए वो हाई रहती है डिवाइडेड बाय टोटल उसका टाइम, एक साइकिल का टाइम होता है उसकी ड्यूटी साइकिल। यानी अगर 1 सेकंड का 1 मिनट की कोई वेव फॉर्म है, उसका टोटल 1 मिनट का टाइम है, तो उसमें से वो उसका 33% लगभग 20 मिनट के लिए वो ऑन रहती है और बची हुई 40 मिनट के लिए ऑफ रहती है। ये होता है ड्यूटी साइकिल। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है, देखिए 20 बिट एड्रेस टू एक्सेस मेमोरी। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। 80-85 में हम पढ़ते थे कि डेटा बस का साइज़ 8 बिट होता है, एड्रेस बस का साइज़ क्या होता था, 16 बिट होता है। लेकिन 8086 में डेटा बस का साइज होता है 16 बिट और एड्रेस बस का साइज होता है 20 बिट। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने 80-85 में पढ़ा था वही यहाँ रिपीट होता है। हम क्या करते हैं, अगर हमें हमारे पास टोटल 20 बस होती हैं, उसी 20 बस में हम जब एड्रेस कैरी करते हैं तो 20 की 20 के साथ कैरी करते हैं, और जब हम डेटा कैरी करते हैं तो उनमें से हम सिर्फ 16 बसेस को यूज करते हैं, बची हुई 4 बसेस को हम यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी बात यह है कि जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एड्रेस का साइज़ क्या हो गया, 20 बिट हो गया,
लेकिन जो हमारे पास रजिस्टर प्रेजेंट है वो 8 बिट के रजिस्टर प्रेजेंट है, यानी मेमोरी में जो साइज़ है वो 16 बिट का 8 बिट और 8 बिट इस तरीके से मेमोरी में साइज होता है। अगर हमें 20 बिट एड्रेस स्टोर करना है तो 20 बिट एड्रेस के लिए हमें 20 बिट रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेमोरी में रजिस्टर का साइज़ 20 बिट ना होकर 16 बिट के रजिस्टर होते हैं मैक्सिमम साइज़। तो हम 16 बिट को किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करते हैं ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। एक्चुअली हम 16 बिट को ही स्टोर करते हैं और हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर्स की वैल्यू को लेते हैं, उनको कंबाइन करके हम एक 20 बिट की इफेक्टिव एड्रेस बनाते हैं। उस एड्रेस जो भी वो वैल्यू देती है, क्योंकि एड्रेस का नाम तो 20 बिट का ही होता है, उस एड्रेस से हम डेटा पिक करके लाते हैं। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो मैंने आप लोगों को जब एड्रेसिंग बताई थी मेमोरी को तो बहुत डिटेल से समझाया था। जैसे कि मान लीजिए आपका क्लासरूम है, तो आपके क्लास EL थर्ड ईयर क्या है, EL थर्ड ईयर आपका एड्रेस है, EL थर्ड ईयर के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं वो आपका कंटेंट है। तो जो मेमोरी का एड्रेस है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, 80 86 में वो 20 बिट का होता है, यानी 20 बिट का एड्रेस है। इसका मतलब हम टोटल कितनी मेमोरी लोकेशंस बना सकते हैं। पहली मेमोरी लोकेशन हमारी होगी 0 0 0, 20 बार लिख लो। फिर नेक्स्ट लोकेशन होगी 0 0 0 0 0 0 20 टाइम 19 टाइम्स है, फिर 1, यानी 0 0 अगर मैं हेक्साडेसिमल में बोलूँ तो 0 0 0 0 0 5 बार, देन 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। इस तरीके से हमारा मेमोरी का एड्रेस दिया जाता है। सेम 80 85 की तरह 80 85 में हम 16 बिट का एड्रेस यानी 4 बिट यूज़ करते थे हेक्साडेसिमल में, इसमें हम 20 बिट का एड्रेस है इसलिए 5 बिट यूज़ करेंगे। 0 0 0 0 0 से लेके F F F F F तक टोटल हमारे पास 1 MB लोकेशंस प्रेजेंट होती हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये होती है कि हमारे पास जो रजिस्टर्स का साइज होता है वो हमारे पास सिर्फ 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। हमें उसी रजिस्टर्स में हमें 20 बिट एड्रेस स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर को यूज़ करते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हम एक नया एड्रेस जनरेट करते हैं जो कि हमारा 20 बिट का एड्रेस बनता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इफेक्टिव एड्रेस बनाते हैं, जो कि हम इसके आर्किटेक्चर के टाइम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस इज ऑर्गेनाइज इन 2 बैंक्स दैट ऑफ 512 KB ईच। की जो एड्रेसेबल मेमोरी होती है जो कि हम बाहर से एड्रेस कर सकते हैं 80 86 में, उसको 2 बैंक में डिवाइड किया गया है। 2 बैंक यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इवन बैंक एंड ओड बैंक। 2 बैंक कौन कौन से होते हैं, एक होता है इवन बैंक, एक होता है ओड बैंक। इवन बैंक और ओड बैंक में कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी बुक है तो बुक का फर्स्ट पेज आपका नंबरिंग 1 होती है, उसके पीछे वाला पेज 2 होती है, नेक्स्ट पेज 3 होता है, फिर पीछे वाला बैक पेज 4 होता है। तो इवन पेज जो होंगे वो सारे बैक साइड में आ रहे हैं और ओड पेज आ रहे हैं फ्रंट साइड में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मेमोरी की एड्रेसिंग करते हैं तो एक आपके जो आपने नोट्स जिसमें अभी लिख रहे हो उसमें 2 पार्ट कर लीजिए पेज की। फर्स्ट वाला 0 नंबरिंग, देन 1, फिर नीचे वाली लाइन में 2, फिर 3। जैसे हम क्लासिफिकेशन करने के लिए 2 पार्ट करते हैं ना, बीच में से 2 पार्ट, तो कॉपी में आपकी लाइनिंग बनी हुई, फर्स्ट पे 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए। तो आप ये देखेंगे कि 0 2 4 6 8 10 ये वाले तो एक लाइन में आ गए हैं सारे नंबर, और 1 2 1 3 5 7 ओड वाले एक में आ गए, यानी ओड नंबरिंग हमारी एक तरफ आ गई है, इवन नंबरिंग एक तरफ आ गई है। तो ये वाले रजिस्टर हमारे इवन रजिस्टर्स हो गए, इवन एड्रेस वाले, और ये वाले रजिस्टर हमारे ओड रजिस्टर हो गए। 8 बिट का एक रजिस्टर और 8 बिट का एक रजिस्टर, टोटल 16 बिट का रजिस्टर हो गया। तो ये 8 16 बिट को हमने 8 बिट इवन में, 8 बिट ओड में, इस तरीके से हम मेमोरी की बैंकिंग करते हैं। यानी टोटल मेमोरी लोकेशंस जो हमारे 16 बिट की मेमोरी लोकेशन बनती हैं, 16 बिट की एक लोकेशन होती है, उसको 2 पार्ट में 8 बिट में डिवाइड कर दिया। नीचे वाली 8 बिट हमारी इवन होती हैं, ऊपर वाली 8 बिट हमारी ओड बिट होती हैं या ओड बैंक होती हैं। और उस कंप्लीट बैंक को ऊपर से नीचे अगर 2 पार्ट में करें तो एक तरफ का हमारा इवन बैंक आ जाता है, एक तरफ का हमारा ओड बैंक आ जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं मेमोरी बैंकिंग। ये कॉन्सेप्ट यहाँ सिर्फ आपको आइडिया दिया है, डिटेल से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम मेमोरी बैंकिंग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एड्रेस लाइन A0 इज यूज टू सेलेक्ट इवन बैंक एंड कंट्रोल सिग्नल BHE बस हाई इनेबल इज यूज टू एक्सेस ओड बैंक। यानी अगर हम इवन बैंक सेलेक्ट करना है तो A0 को यूज़ करेंगे, अगर A0 की वैल्यू 0 है तो इवन बैंक है, अदरवाइज ओड बैंक है। और BHE सिग्नल होता है वो हमारा ओड बैंक को सिलेक्ट करता है। यूजेज ए सेपरेट ओड और इवन बैंक का देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। जब भी हम बाइनरी नंबर लिखते हैं तो जो LSB होती है, अगर LSB 0 है तो वैल्यू इवन होती है, LSB 1 है तो वो वैल्यू ओड होती है। आप लोग लिख के देख लीजिए, 0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 1 0, जो कि LSB
जब हम इवन और ओड बैंक की बात कर चुके तो नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे पास जो 8086 है उसमें डेटा बस का साइज़ 16 बिट होता है। डेटा बस का साइज़ 16 बिट होता है, इसलिए हम टोटल 2 की पावर 16 हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इन हमारे पास टोटल 64 लगभग 64,000 एड्रेसेस को हम एक्सेस कर पाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। जैसे 8085 केस में हमारे पास 8 बिट का डेटा बस होती थी, हम 2 की पावर 8 256 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ कनेक्ट कर पाते थे। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की नंबरिंग बढ़ गई है क्योंकि डेटा बस का साइज़ हमारा हो गया 16 बिट का। नेक्स्ट है 8086 माइक्रो प्रोसेसर 2 मोड में काम करता है, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में ये सिंगल प्रोसेसर की तरह काम करता है एंड मैक्सिमम मोड में ये को प्रोसेसर की तरफ काम करता है कि साथ में कोई और भी प्रोसेसर जुड़े होते हैं, और इसके लिए हम मिनिमम और मैक्स एक पिन होती है उसका यूज़ करते हैं कि कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ हमारा 8086 का ओवरव्यू अब फिनिश होता है। आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। हम जो पिन्स एंड सिग्नल है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।